तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्रा एजुकेशन हब में। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपकी सफलता का राज जीके, जो कि सभी बच्चों की कमजोरी है। तो हम जीके को ऐसे करेंगे कि सबके दिमाग में ये जीके रट जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सब तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करें और गुरु मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों जल्दी से जुड़े। तो बच्चों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टेम्परेरी लोकसभा स्पीकर कोड? तो बच्चों इसमें कह रहा है टेम्परेरी लोकसभा स्पीकर को क्या कहते हैं? तो टेम्परेरी लोकसभा स्पीकर को प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं बच्चों। प्रोटेम स्पीकर अभी प्रेजेंट के प्रोटेम स्पीकर हैं बी मेहताब। बी मेहताब अभी के प्रेजेंट के प्रोटेम स्पीकर है बच्चों, और ये 18th नंबर के प्रोटेम स्पीकर है। यहां पे प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है जब लोकसभा में मेंबर चुने जाते हैं बच्चों, तो लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो पोजीशन होती है वो खाली होती है उस समय। तो उस समय प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि वो स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन करवाए। और जब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के इलेक्शन पूरे हो जाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर का काम भी खत्म हो जाता है बच्चों। जो एक कानून है प्रोटेम स्पीकर का, ये हमारे आर्टिकल 180 एक में समझाया गया है। इसमें प्रोटेम स्पीकर के सारे कानून लिखे गए हैं 180(1) में। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों को निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? Who decides the questions related to the 10th schedule, the disqualification of the members of the Lok Sabha on the basis of defection? तो बच्चों जल्दी से, तो बच्चों इसका आंसर है लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर को अब देखते हैं बच्चों, लोकसभा स्पीकर होता कौन है? बच्चों लोकसभा स्पीकर होता है जो लोकसभा का हेड होता है, उसे ही लोकसभा स्पीकर बोलते हैं। अभी प्रेजेंट के लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, ओम बिरला। ये 17th नंबर के स्पीकर हैं बच्चों। बच्चों ये जरूर याद रखना आपको कौन से नंबर के स्पीकर है, पेपर में यही आता है कि ये 17th नंबर के स्पीकर हैं। और जो लोकसभा होता है, लोकसभा को ही हम लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं बच्चों। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हम लोकसभा को कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? Who decides the questions related to disqualification of members of Lok Sabha and Rajya Sabha? तो बच्चों इसका आंसर है प्रेसिडेंट। तो बच्चों जल्दी से बताइए अभी वर्तमान के प्रेसिडेंट कौन है? ये तो जीके का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट दो अभी वर्तमान की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। ये 15th नंबर की प्रेसिडेंट हैं। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो 15th नंबर 17th नंबर में बता रहा हूं आपको बार बार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रखना है।
अब आ जाता है कि प्रेसिडेंट होता कौन है। तो बच्चों, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, इसका क्या मतलब है बच्चों? हेड ऑफ द स्टेट मतलब सबसे उच्च आदमी, और स्टेट का मतलब यहाँ पे वो आपके दिल्ली हरियाणा नहीं है। स्टेट का मतलब है एक पूरी कंट्री। हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के नाम से बताया गया है, और प्रेसिडेंट को ही हम फर्स्ट सिटीजन कहते हैं बच्चों। फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। और बच्चों अब आ जाते हैं कि जो प्रेसिडेंट है ये आर्टिकल 52 से 62 में बताया गया है। आर्टिकल 52 से 62 में प्रेसिडेंट के बारे में सब बताया गया है। तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बाय whom इज द बजट पास्ड? इसमें कह रहा है कि बजट किसके द्वारा पास किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर है लोकसभा। लोकसभा द्वारा बजट पास किया जाता है, लोकसभा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। बच्चों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? इन विच हाउस इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन ब्रोट? तो बच्चों इसका आंसर है लोकसभा। बच्चों लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। तो बच्चों आपके दिमाग में आया होगा कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ये क्या होता है। तो मैं बच्चों आपके डाउट क्लियर करने के लिए हूं यहाँ पे। अभी बताता हूं आपको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि जब लोकसभा में विपक्ष पार्टी, जो विपक्षीय पार्टी होती है लोकसभा में, उसके पास या तो बहुमत नहीं हो, मतलब या तो बहुमत ना हो, और या फिर सरकार पर से विश्वास खो चुकी हो। इसका मतलब है बच्चों कि या तो जो लोकसभा में जो दूसरी पार्टी है उसके पास बहुमत ना हो, या फिर जो सरकार है लोकसभा उससे अपना विश्वास खो चुकी हो, तो तब नो कॉन्फिडेंस मोशन एक विपक्षी सरकार दूसरी सरकार पर लगा सकती है लोकसभा में। तो बढ़ते अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बच्चों। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहां पास किया जा सकता है? वेयर कैन अ फाइनेंशियल बिल बी पास्ड? तो बच्चों इसका जवाब है लोकसभा। लोकसभा में ही फाइनेंशियल बिल पास होता है बच्चों। मैं फिर से बता रहा हूं, लोकसभा को ही लोअर लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं बच्चों, और लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी बोल सकते हैं बच्चों। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, सेवंथ क्वेश्चन।
तो बच्चों बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं लोकसभा के बारे में, कि जो लोकसभा का टेन्योर होता है, मतलब जो उसमें सदस्य होते हैं उनका टेन्योर 5 साल का होता है। 5 साल के बाद लोकसभा पारित हो जाती है और फिर नए इलेक्शन होते हैं बच्चों। और जो बिल बता रहा था मैं, ये फाइनेंशियल बिल, लोकसभा में फाइनेंशियल बिल के साथ साथ डिफेंस बिल और होम अफेयर्स के भी बिल आ सकते हैं बच्चों। इन सबको पास करने का काम लोकसभा का है। तो बढ़ते अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। What is the minimum number of sessions required in the Lok Sabha in a year? लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो बच्चों इसका आंसर है, लोकसभा में एक साल में कम से कम 2 वर्ष होना अनिवार्य है। बच्चों मैंने कहा है कम से कम, तो फिर आपके मन में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि ज्यादा से ज्यादा कब हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा 3 सेशन हो सकते हैं। 3 सेशन यानी 3 सत्र हो सकते हैं लोकसभा के। जो बच्चों पहला सत्र होता है या पहला सेशन होता है उसे हम बोलते हैं बजट सेशन, और ये होता है बच्चों फरवरी से मई तक। फिर दूसरा सेशन होता है बच्चों मॉनसून सेशन। बच्चों ये होता है जुलाई से सितंबर। और जो लास्ट सेशन होता है उसे बोलते हैं हम विंटर सेशन। ये होता है नवंबर से मिड दिसंबर तक बच्चों। तो ये 3 सेशन होते हैं बच्चों लोकसभा के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? When were the first general election for Lok Sabha held? तो बच्चों इसका जवाब है प्रथम लोकसभा के इलेक्शन 1952 में हुए थे और डेट थी 17 अप्रैल 1952। तो बच्चों जब 1952 में पहले इलेक्शन हुए थे तो लोकसभा की तब सीट थी 489 और अब प्रेजेंट में है 543 बच्चों। और जब ये पहले इलेक्शन हुए थे लोकसभा के तब 17.3 करोड़ लोगों ने वोट करी। तो बच्चों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? When was the pension system implemented for former members of parliament? तो बच्चों इसका आंसर है 1976। 1976 में ही पहली बार पेंशन लागू की गई थी उनके लिए जो पार्लियामेंट के पुराने मेंबर रह चुके हैं बच्चों। और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी। तो बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? What should be the minimum age to become a member of Lok Sabha?
तो बच्चों इसका आंसर है 25 वर्ष। मिनिमम जो एक सदस्य की आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने की। तो बच्चों आ जाते हैं कि लोकसभा की चुनावी प्रक्रिया क्या होती है, मतलब क्राइटेरिया क्या होते हैं लोकसभा का सदस्य बनने की। तो पहला क्राइटेरिया होता है भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा होता है 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 25 ईयर्स। तीसरा, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं होना चाहिए, यानी ही मस्ट नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल। बच्चों प्रोक्लेम का मतलब है वो व्यक्ति जिसे कोर्ट ने एक क्रिमिनल के तौर पर कर दिया है, यानी जब कोर्ट किसी को पनिशमेंट देता है, सजा देता है, तो बहुत दिनों तक किसी का केस चल रहा होता है, तो वो तो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य है। पर जिसको एक अपराधी घोषित कर दिया हो कोर्ट ने, वो सदस्य नहीं बन सकता लोकसभा का। तो चौथा पॉइंट है नॉट बी इन डेब्ट, यानी किसी के ऋण में नहीं होना चाहिए, उस पर कर्जा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, उसे पहले सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, मेंबर बनने से पहले 25,000 की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तभी वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो सकता है बच्चों। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? By which constitutional amendment the minimum age for voting was made 18 years? तो बच्चों इसका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। बच्चों पहले वोट डालने की जो एज थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, पर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वो 18 साल कर दी गई है। और 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। और जब ये संशोधन हुआ था तो प्रेसिडेंट थे आर वेंकटरमन, और बच्चों जो ये वोटिंग के लॉज दिए गए हैं, यानी वोटिंग के नियम दिए गए हैं, ये हमारे वोटिंग के नियम आर्टिकल 326 में दिए गए हैं बच्चों। आर्टिकल 326 के अंदर ये सब आते हैं। तो बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? तो बच्चों लो आ गया वो क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बता दिया है। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड लोकसभा। संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा गया है बच्चों। अब आपके मन में क्या ये सवाल नहीं आ रहा कि लोकसभा को ही क्यों संसद का निम्न सदन कहा गया है? भाई लोकसभा को संसद का निम्न सदन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो यहाँ पे जो मेंबर जाते हैं लोकसभा में वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं जनता के द्वारा, मींस डायरेक्टली इलेक्टेड
बाय द पीपल, इसलिए इसको लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है। और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, क्योंकि बच्चों इसमें इसमें डायरेक्टली मेंबर्स इलेक्ट नहीं हो पाते। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? What is the similarity between fundamental rights and the directive principles of state policy? बच्चों फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या समानता है? तो वो समानता है वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स यानी जो नागरिक है उनकी देखरेख। अब बच्चों देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है। बच्चों जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे आर्टिकल 12 से 35 में बताई गई है और इसका पार्ट 3 में बताई गई है बच्चों ये फंडामेंटल राइट्स। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या जिसे हम डीपीएसपी भी बोलते हैं वो है आर्टिकल 36 से 51 तक और पार्ट 4 में बच्चों। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है जो कि है वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, जो दोनों के तहत आती है। तो बढ़ते हैं अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? On what does the implementation of the directive principle of policy depends? तो बच्चों इसका आंसर है ऑन दी रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पर आधारित है। अब बच्चों डीपीएसपी के बारे में कुछ जान लेते हैं। डीपीएसपी जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं बच्चों, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। बच्चों जो डीपीएसपी होते हैं ये इनफोर्सेबल होते हैं बच्चों, इनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। एनी कोर्ट ऑफ लॉ से इनफोर्सेबल होते हैं बच्चों। इसका मतलब है या किसी के भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का या खनन हो रहा हो तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता बच्चों। ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज को देखे। आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरे डीपीएसपी का खनन हो रहा है, क्योंकि ये एक मोरल ऑब्लिगेशंस है। जो डीपीएसपी होते हैं बच्चों ये मोरल ऑब्लिगेशन पे बेस्ड होते हैं, ना कि लीगल ऑब्लिगेशंस पर। लीगल ऑब्लिगेशंस का मतलब है अगर अब जैसे हम पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स थे बच्चों, अगर उनका खनन हो रहा है किसी के द्वारा तो आप कोर्ट में जा सकते हो, उन्हें ही हम लीगल ऑब्लिगेशंस बोलते हैं। तो बढ़ते अपने 15th क्वेश्चन की तरफ। निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हु ऑर्डर्स द वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों इसका आंसर है, सिंपल आंसर है, द पॉलिसीज।
वेलफेयर ऑफ दी, जो वेलफेयर ऑफ दी स्टेट होता है, तो अगर अच्छी पॉलिसीज होंगी तो वेलफेयर अच्छा होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिंग अ सोशलिस्ट? तो बच्चों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसका आंसर है। फिर से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ गए। अब बताते हैं बच्चों सोशलिस्ट का मतलब। जो ये वर्ड, एक तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, बच्चों ये तीन वर्ड हैं, ये हमारे प्रियम्बल के हैं और प्रियम्बल में इन्हें बाद में जोड़ा गया था, यानी संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। ये जोड़े गए थे बच्चों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में हुआ था बच्चों। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएंगी। यह कथन किसका है? Whose statement is that the directive principle of state policy is a check which will be paid as per the convenience of the bank? तो बच्चों इसका जवाब है केटी शाह। बच्चों केटी शाह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रह चुके हैं बच्चों। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली है, मतलब वो लोगों का समूह है जिसने हमारा संविधान बनाया था। और जो इसके प्रमुख थे, यानी जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो एक बड़ा चेहरा थे, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी हेड भी कहा जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो बढ़ते हैं आगे। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? What are the necessary conditions for granting Indian citizenship to foreign citizens? तो बच्चों इसका आंसर है 10 वर्ष तक भारत में निवास, यानी रेजिडेंस इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स। मतलब कि अगर किसी को भारत की नागरिकता लेनी हो तो उसे 10 साल तक पहले भारत में रहना होगा। और जो दूसरी कंडीशंस होती है वो होती हैं बाय बर्थ, यानी अगर किसी का जन्म हुआ हो भारत में तो भारत की नागरिकता उसे मिलेगी। अगर दूसरा है बाय डिसेंसी, यानी उसके पूर्वज भारत के हैं तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। या फिर बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी वो भारत की नागरिकता ले सकता है बच्चों। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? हुज कॉलोनी वर दादरा एंड नागर हवेली बिफोर देयर इंक्लूजन इन इंडिया? तो बच्चों इसका उत्तर है
पुर्तगाल। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि पुर्तगाल सबसे पहले भारत आए थे 1498 में, और सबसे लेट ही भारत से गए थे 1961 में। 1961 में इन्होंने गोवा पर कब्जा कर रखा था बच्चों। गोवा पर कब्जा कर रखा था 1961 तक इनका कब्जा था गोवा पर। फिर जो इंडियन आर्मी है उन्होंने इन्हें पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ा था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? विच स्टेट वॉज फॉर्म्ड फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? तो बच्चों इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। बच्चों ये बना था 1956 में, 1956 में। इसे हम फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट भी बोलते हैं बच्चों। अब इसके पीछे बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटू श्रीरामुलु। पोटू श्रीरामुलु एक व्यक्ति थे जिनकी मांग थी कि अब राज्यों को भाषा के आधार पर विभाजित किया जाए, पर इनकी मांग सरकार द्वारा नहीं सुनी गई। पर फिर इन्होंने भूख हड़ताल करी बच्चों पर, और 56 दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। यानी 1953 में इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों। फिर 1953 में एक कमेटी आई जिसका नाम था जेवीपी कमेटी बच्चों। अब यहाँ पे जेवीपी का मतलब है बच्चों जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और बच्चों पी का मतलब है पत्ता भाई सीतारमैया। बच्चों ये तीन लोग एक तरफ आए और इन्होंने अपनी कमेटी बनाई 1953 में, और इन्होंने आंध्र प्रदेश को एक लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर घोषित कर दिया था। पर अब क्या होगा कि इन्होंने तो 1953 में घोषित किया, और आप बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश 1956 में बना। तो 1956 में एक और कमेटी आई जिसका नाम था फजल अली कमेटी। बच्चों इन्होंने ही स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट पास किया, जो पास किया था 1956 में। स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट मतलब किसी स्टेट को जाना जाएगा उसके तौर पर, यानी लैंग्वेज के तौर पर। तो जब आंध्र प्रदेश को 1956 में एक लिंग्विस्टिक स्टेट के तौर पर जाना गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बने रहे गुरु मंत्र एजुकेशन हब के साथ, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही PYQs।